इस टॉपिक का नाम होगा इम्पोर्टेंट बुक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बुक्स के साथ साथ इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि जो बुक्स की बात हो रही है ये वो बुक्स नहीं है जो करंट की हैं, ये वो बुक्स हैं जो मॉडर्न इंडिया में लिखी गई। यानी कि जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका लास्ट वाला सेक्शन होता है उसमें कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, वो बुक्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये जो बुक्स हैं ये है रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो जो आधुनिक भारत है उसमें कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, उनको आपको पढ़ना है। बुक्स पूछी जाती है, जैसे वो आपसे दे देगा कि द लाइफ डिवाइन ये एक बुक है, ये किसने लिखी थी, है ना। या फिर वो दे देगा हिंद स्वराज नाम से जो बुक है वो किसने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड ये बुक किसने लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये बुक किसने लिखी। तो इस तरह से बहुत सारी बुक्स होंगी, वो हम लोग आज कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया की। इसके अलावा बाकी अगर कुछ बचेंगी तो मैं आपको बाद में करा दूंगा, लेकिन आज जो होंगी कम से कम 30-35 तो होंगी सब मिला के मेरे ख्याल से। प्लस इसके अलावा आज हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे गंगा वाला सिस्टम। ठीक है, आखिरी में गंगा वाले सिस्टम को रिवीजन भी करेंगे ताकि आप लोग को एक बार फिर से रिकॉल हो जाए चीजें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बुक है उसका नाम क्या होगा, द लाइफ डिवाइन। बताइए ये बुक किसने लिखी है। कौन बताएगा द लाइफ डिवाइन ये बुक किसने लिखी है। नहीं पता, नाम है अरविंदो घोष। ठीक है, तो याद रखिए अरविंदो घोष ने ये बुक लिखी है। तो लाइफ डिवाइन इज रिटन बाय अरविंदो घोष। ओके, अरविंदो घोष कौन है, आपने सुना होगा कि जब कांग्रेस पार्टी आपकी स्प्लिट होती है, ठीक है, दो गुट टूट के सामने दिखाई देते हैं, एक को बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट्स और एक होते हैं मॉडरेटर्स, है ना। जब आपने कांग्रेस का एक सेशन देखा होगा और कांग्रेस के लखनऊ सेशन में जो है टूट जाते हैं ये लोग, ठीक है, और उसके बाद फाइनली जो एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप होता है उसमें लाल बाल पाल और अरविंदो घोष 4 होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अरविंदो घोष की, जिन्होंने द लाइफ डिवाइन लिखी है। हालांकि और भी बुक्स लिखी हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएंगी बुक्स। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए कि अगर हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन अगर बना और बुक से बना तो आप लोग जरूर टिक कर लेंगे, ये गारंटी है। ओके, इसके बाद एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, बताइए ये बुक किसने लिखी है। आंसर, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये किसने लिखी। आई गेस ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोग के शायद टच में नहीं होगा कभी, तभी आंसर्स नहीं आ रहे किसी के भी। हाँ, रफीक जी, तो रफीक जकारिया जो हैं इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो याद रखें रफीक जकारिया ये बुक लिखी है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तीसरी किताब की बात करते हैं और ये मैं पेपर में दूंगा, याद रखना। ठीक है, जब भी आपका टेस्ट होगा उसमें ये बुक्स आएंगी आपकी मॉडर्न इंडिया की। इसके अलावा तीसरा है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट यानी कि इंडिया जो है वो अनरेस्ट में, और ये लगभग जो बुक्स आप देख रहे हो स्टार्टिंग की ये लिखी गई है 1925 के बाद में। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट, बताइए ये बुक किसने लिखी। बता पाएंगे। ये लिखी है वैलेंटाइन शिरोल ने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, याद रखो वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैसे जहां तक है आपको आंसर तो टिक कर ही लोगे। वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है, इन्होंने लिखी है इंडिया अनरेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा चौथी बुक देखते हैं। जो चौथी बुक है आपकी वो है अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग यानी कि जब भारत को बनाने की बात चल रही है उस टाइम पे, जब आप ये कह लीजिए कि सरदार पटेल जो है वो एकीकरण का काम कर रहे हैं, कई सारी रियासतों को मिलाया जा रहा है भारत में, तो अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, उस टाइम पे ये किताब लिखी गई है। आपको बताना है किसने लिखी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, राइट। तो ये नाम याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो अ नेशन इन द मेकिंग, ये बुक लिखी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगली एक किताब है, इसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल, ये बुक किसने लिखी है? इंडियन स्ट्रगल जो बुक है वो किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हैज रिटन दिस बुक, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, जिनको आप नेताजी बोलते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की एस्टैब्लिशमेंट भी करेंगे, जब 1929 का जो सेशन होता है, जब ये निकलेंगे वहां से, बेसिकली पट्टाभी सीतारामैया के अगेंस्ट में ये खड़े होते हैं और पट्टाभी सीतारामैया को कम वोट मिलते हैं, लेकिन क्योंकि इनका और गांधी जी का विवाद चल रहे होते हैं चीजों को लेकर, तो ये छोड़ देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को और अल्टीमेटली अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने करा हुआ है कि जब ये छोड़ते हैं चंद्रशेखर, ये क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस, तो उस समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कौन बनता है? तो आपको पता है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। हालांकि बनना चाहिए था पट्टाभी सीतारामैया को, लेकिन बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला है स्प्रिंगिंग टाइगर। ये बुक किसने लिखी? स्प्रिंगिंग टाइगर बुक किसने लिखी है? ये सब आपकी मॉडर्न इंडिया की बुक्स होंगी जी। नमस्कार सर। नमस्ते, लेट हो गई मंजू जी? एक ही पेज हुआ है। हाँ जी सर, सॉरी। कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ यही हुआ, अभी यही चल रहा है। हम लोग मॉडर्न, यहाँ पर एन मिसिंग है, यहाँ लिख लो। मॉडर्न जो हिस्ट्री है हम उसकी बुक्स पढ़ रहे हैं कई सारी, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक मैंने 5 करा दी हैं, 6ठी बुक चल रही है स्प्रिंगिंग टाइगर। ये किसने लिखी है? ये क्वेश्चन है आपसे, जानता है कोई? नो सर। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो याद रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने ये बुक लिखी है, इम्पोर्टेंट है। और ये बेसिकली इनकी जीवनी है। एक मिनट गड़बड़ हो गया। ये चंद्रशेखर आजाद ने नहीं लिखी है, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है। लिखी किसने है? लिखी है ये HUGH, ह्यू टॉय ने, ठीक है। ह्यू टॉय, ये एक जर्मन के आप कह लीजिए राइटर थे, तो उन्होंने ये लिखी है स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है। तो ह्यू टॉय इन्होंने लिखी है, और ये जीवनी किसकी है? ये जीवनी है चंद्रशेखर आजाद की, ठीक है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद की डेथ कहाँ पर हुई है पता है आपको? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर हुई है? आपने इलाहाबाद का नाम सुना होगा, एल्फ्रेड पार्क। एल्फ्रेड पार्क, हाँ। जी, तो इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की डेथ हुई थी, है ना। जब काकोरी केस होता है तो सारे लोग पकड़ लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पकड़े जाते हैं। इनको बहरूपिया भी बोला जाता है, ठीक है। बहरूपिया किसे बोला जाता है? चंद्रशेखर आजाद को। और फाइनली ये इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जाते हैं और वहां पे अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो स्प्रिंगिंग टाइगर लिखी है ह्यू टॉय ने, और ये चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है। ओके, आगे चलते हैं। अगली किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पता नहीं कितनी बार तो पूछी गई है, 2-3 बार तो मुझे ही पता है। बुक का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है। GUILTY, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये अभी बस लिखते चलो, तुम लोग को याद करना है सभी को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यानी कि इंडिया के पार्टीशन के लिए कौन है गिल्टी, तो इस नाम से बुक लिखी गई है। आपको बताना है किसने लिखी है। राम मनोहर लोहिया। आंसर होगा आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 8th नंबर देखिए। आपने सुना होगा एक बुक लिखी गई थी गीतांजलि, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर।
गीतांजलि, तो गीतांजलि है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और क्वेश्चन ये है, चलो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी तो है, क्वेश्चन ये है कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो कब छपा था। ये क्वेश्चन आता है कि इसका इंग्लिश जो वर्जन है वो कब छपा था, कौन से साल में। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है, एक बार एसएससी में आया हुआ है, एक बार कहीं और होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो लिखी है गीतांजलि, लेकिन इसका इंग्लिश जो वर्जन है वो किसने लिखी, मतलब वो कब छपा। तो याद रखेंगे 1912 में गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, उसका इंग्लिश वर्जन 1912 में छपा था। किसने लिखी थी आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो, हाँ, विलियम बटलर। विलियम बटलर ने लिखी है, तो लिख लें आप इसको। स्पेलिंग ठीक है, देखो बटलर की, ठीक है सर। चलो 9th करते हैं। तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है 1912 में। गीतांजलि क्योंकि इन्होंने जो लिखी है वो बंगाली में लिखी है, तो बंगाली लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करा है विलियम बटलर ने 1912 में, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट किताब हिंद स्वराज, बहुत इम्पोर्टेंट, हिंद स्वराज, ये किसने लिखी है, अंश, किसने लिखी है दोस्त। सर बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने। दिस इज रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी की कई सारी आप पढ़ोगे, इवन महात्मा गांधी जी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगा, बिकॉज उस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। मतलब महात्मा गांधी, आप पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें अगर आप देखें तो 1915 में जब ये गांधी जी फाइनली आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया, तो 1916 के बाद से ही चीजें शुरू हो रही हैं गांधी जी की, है ना। 1917 में सबसे पहली बार आके मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो जीवनी है पूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1948 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, और उससे रिलेटेड आपके मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा दांडी यात्रा कब हुई, तो दांडी यात्रा में क्योंकि गांधी जी इन्वॉल्व है, तो अगर इन्वॉल्व है चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी इन्वॉल्व है ना। आपका ये जो मिल थी, क्या नाम है, अहमदाबाद मिल, जो वर्कर्स है, जहाँ पे प्लेग बोनस और वो सब चीजें, अगस्त रेवोल्यूशन, ठीक है, करो या मरो का जो नारा है, ठीक है, और उसके बाद 1942 का जो रिवॉल्यूशन था उसकी बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें गांधी जी से रिलेटेड हैं, तो पूरी की पूरी जो थीम है ना, पूरी भूमिका गांधी जी के चारों तरफ चलेगी, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, ये जो हक टॉय लिखा हुआ है ये 6th नंबर में ही है या अलग है सर? ये जो स्प्रिंगिंग टाइगर आप बुक देख रहे हैं ना, हाँ, ये बुक लिखी थी, ये हग नहीं है, ये ह्यू टॉय है, ठीक है। HUGH, ये H मत देखो, ये ह्यू टॉय है। और ह्यू टॉय जो है, कभी भी शुरू कर दीजिए। मैं क्लास में गई नहीं, मैं जी, तो ये ह्यू टॉय ने लिखी है, और ये चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है। ये चंद्रशेखर आजाद ने नहीं लिखी थी, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है। बिकॉज ये टाइगर की तरह जीते थे, ठीक है ना, कभी मरते दम तक ये कभी ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं आए, पकड़ में नहीं आए, और उन्होंने आखिरी टाइम पे भी अपने आप को एलिफेंट पार्क इलाहाबाद में गोली मार ली, ठीक है। अब समझ में आ गया? Yes. चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये शायद आप लोग जानते होंगे, सुना होगा आपने, गोखले। माय पॉलिटिकल गुरु, बताइए, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये किसने लिखी? गांधी जी। महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये लिखी है महात्मा गांधी जी, ठीक है, याद रखो। तो महात्मा गांधी जी ने ही बुक लिखी है, ओके। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर देखो, 11 नंबर पे है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। देखो ऊपर आपने पढ़ी है किताब द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, वो अलग है, वो लिखी है रफीक जकारिया ने। अब आप पढ़ने जा रहे हो इंडिया डिवाइडेड। किसने लिखी है इंडिया डिवाइडेड? राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है, बिकॉज बिहार से बिलोंग करते हैं। जैसे आपने सुना है पंजाब केसरी किसे कहते हैं?
लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला है ना? लाजपत राय। तो ऐसे ही बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक बुक है जिसका बोला जाता है बहुविवाह। अगर आपने सुनी है नाम कि बहुविवाह को किसने मतलब खत्म करवाया या इस तरह की चीजें, या किसने शुरू करवाया इस तरह की चीजें, तो शायद आप आंसर कर पाएंगे। बहुविवाह सही है। बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये, भक्ति आंदोलन के पास की बात होती है, उसी से इंस्पायर्ड है। ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, तो ईश्वर चंद विद्यासागर याद रखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ये जो है भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। हालांकि भक्ति मूवमेंट तो आपका बहुत पहले हो रहा है, मतलब दिल्ली सल्तनत के बाद और मुगल सल्तनत के पहले ही भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया, लेकिन उस समय पे जितने लोग थे जो संत वगैरह थे, उनकी आइडियोलॉजी से ये काफी ज्यादा आप कह लीजिए इन्फ्लुएंस्ड थे, और बहुविवाह को कहीं ना कहीं उन्होंने रोका है। ईश्वर चंद विद्यासागर, शायद आपने कभी अपने बचपन में पढ़ी होगी, इनके बारे में कोई पढ़ा हो शायद। यस। चलिए, तो ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उपन्यास है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शायद अगर आपकी हिंदी अच्छी होगी तो आप कर पाएंगे। चंद्रकांता, ये उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद। प्रेमचंद नहीं, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री। ठीक है, तो ये लिखा है देवकीनंदन खत्री। ठीक है, तो देवकीनंदन खत्री की जो उपन्यास आप देख रहे हो, इनका नाम है चंद्रकांता। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट किताब बहुत बार पूछी जाती है, अब नहीं आती है बट पहले बहुत पूछी जाती थी, दास कैपिटल। बताइए। एरिस्टोटल। हाँ, कार्ल मार्क्स। ये कैसे गलत कर रहे हो? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने लिखी है दास कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अगली इंपॉर्टेंट किताब, बहुत ज्यादा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम बेसिकली बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की, तो बताइए इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हु रोट? सावरकर। सही, वीडी सावरकर। ठीक है, तो नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो वीडी सावरकर ने ये लिखी है किताब, ध्यान रखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, अच्छा, एक उपन्यास है वो पूछा जाता है, निर्मला, ये उपन्यास किसने लिखा? ये सब उस टाइम पे लिखी गए हैं जब आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं। सर प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है निर्मला। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट किताब, नाम है इसका मालगुडी डेज, सुना होगा आपने, मालगुडी डेज। ये किसने लिखी? बोलो। आरके करके शायद कुछ है। आर.के. नारायणन। नारायणन। नारायण। ठीक है, तो आर के नारायण ने लिखी है मालगुडी डेज, आर के नारायण। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एटीन नंबर देखिए। एक आप कह लो किताब तो नहीं है बेसिकली ये, लेकिन ये स्लोगन है, और ये स्लोगन किसने दिया है? अपनी ही किताब से इनका एक स्लोगन है, मैं लिखता हूँ क्या है वो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल। जी, ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये लिखी है मोहम्मद इकबाल ने। मतलब ये बेसिकली इनका नारा है, तो आप याद रखें, तो आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। ये स्लोगन पूछ लिया जाता है कई बार कि किसने स्लोगन दिया है, कि तो आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। सर 18 क्यों लिखा है ये? 18 मोहम्मद इकबाल।
जी मैम पूछिए। सर 18 भी इसके आगे ही है सर। सीक्वेंस तो मैडम ये है। क्या? 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, बुक नंबर 18। ये 12 सर तक लिख 20 दिए थे। है। अच्छा ये क्या कुछ है? मैं खा गई सर, मैं खा गई। क्या नहीं खा गई, नहीं मैं के दौड़ गई सर। बीच में गिनती खा गई सर, सॉरी। अच्छा अच्छा 18 ही हुए ना मेरे ख्याल, भाई 12 तक ये लिखे हैं यस मैंने। सर। यस 13, सर। 14, 15, 16, 17, 18 ही है। 18। 18 थी है सर। मैं 12 के बाद फिर डाना सर 16 लिख गई। कोई बात नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपके 18 तक, ठीक है। तो मालगुडी डेज लिखी थी आर के नारायण ने, ठीक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मोहम्मद इकबाल। और निर्मला लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, इस तरह से। चलिए मैं 20 आपको लिखवा रहा हूँ, फिर हम पूछेंगे आपसे अभी के अभी, याद रखिएगा। अब इसके बाद मोहम्मद इकबाल से कुछ बता रहा था। हाँ, ये जो कौन सा है स्लोगन था ना, कौन सा वाला जो भगत सिंह ने स्लोगन दिया है, इन्हीं की बुक से निकाला गया था एक स्लोगन। वो स्लोगन क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। याद रखिए, इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है, ठीक है, वो भी मोहम्मद इकबाल की ही बुक से है, ये भी आप ध्यान रखें, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। और ये स्लोगन दिया किसने है? भगत सिंह ने, ठीक है। मतलब स्लोगन इसको भगत सिंह ने बनाया है, बाकी लिखा तो ये मोहम्मद इकबाल ने था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 के 20 कर लो, है ना। 19 ये मान लो इनकलाब जिंदा वाला। अब एक आपने सुना होगा, एक गाना भी है, ऐ मेरे वतन के लोगों, सुना आपने? वो सुना होगा। जरा आंख में भर लो पानी। कभी आप देखिएगा, कॉन्सर्ट है, लता जी का एक बहुत प्यारा कॉन्सर्ट है और बहुत अच्छे से उन्होंने आवाज दी है इसमें। तो ऐ मेरे वतन के लोगों, ये किसने, पूरी कविताएं जो है किसने लिखी, बताइए। अंश, आंसर बेटा। पता नहीं सर। प्रदीप ने। प्रदीप ने। आंसर पता है या फिर गूगल से आ रहे हैं? इसके पता है सर, चलो। ओके, चलिए। तो प्रदीप एक सिंगर हुए हैं, एक राइटर हुए हैं, सिंगर कह रहा हूँ, राइटर हुए हैं। राइटर ने ये लिखे हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक है। इसके अलावा एक और किताब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई एम एन एथीस्ट, बहुत फेमस किताब, बहुत बार पूछी गई है, बताइए। आई एम एन, मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत मैं सिंह। नास्तिक हूँ तो जी, भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह ने ही ऊपर वाले नारे को भी बोला है, इनकलाब जिंदाबाद, इसको स्लोगन भगत सिंह ने ही बनाया है। और आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक हूँ, तो भगत सिंह, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। एक बुक लिखी गई है, माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान और ये सब जितनी भी चीजें हमने अलग करी हैं, तो माउंट बेटन प्लान में ऑफ कोर्स इंडिया की आजादी वगैरह सब मेंशन थी कि भाई इस डेट को इंडिया को आजाद कर दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वर्ल्ड वॉर पहले ही खत्म हो गया, ठीक है, और ब्रिटेन के पास अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो जाके भारत के ऊपर शासन कर सके या भारत को फर्दर अपना गुलाम बना सके। और यहाँ पे भी बहुत सारे मूवमेंट्स हो चुके थे और इवन माउंट बेटन प्लान पहले से ही साइन हो चुका था, तो फिर इसलिए इंडिया को आजादी देनी पड़ी, ठीक है। तो वही है कि माउंट बेटन को रीजन दिया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ऑफिशियल बंटवारा है वो माउंट बेटन ने करवाया, ठीक है, क्योंकि माउंट बेटन प्लान आया था उसके थ्रू। तो बताइए ये बुक किसने लिखी? थोड़ी सी राइटर्स जो हैं ब्रिटिशर्स हैं, तो बताइए। आप बस याद रख लीजिएगा, ठीक है, लैरी और डोमिनिक, अगर ये दो आपको याद है तो बस बहुत है। लैरी एक राइटर का नाम है, दूसरे का नाम है डोमिनिक, ठीक है, डोमिनिक।
पूरा नाम है लैरी कॉलिंस हैं और इनका नाम है डोमिनिक लैपियर। ठीक है, तो डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस उन्होंने लिखा है। पूरा नाम मत याद रखिए, बस लैरी और डोमिनिक इतना याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, याद रहेगा। तो 22 हमने पढ़ ली हैं किताबें अभी तक। ओके, तो एक बार किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कि कोई चीज ना समझ में आ रही हो। 3 और पढ़ेंगे, 25 करेंगे पूरी। कोई डाउट है इन 22 में? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुक लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुना होगा, काफी फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बताइए किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू सर। सर पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर एक किताब लिखी गई है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 24 माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गांधी जी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, और ये याद कर लीजिए। बुक्स ज्यादा नहीं है, बस मैं आपको 50 के आसपास बुक्स याद करवाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री की। जितनी आप पढ़ रहे हो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं, ठीक है ना। और बाकी जो करंट की बुक्स हैं वो भी हम एक दिन करेंगे जरूर। मेरे पास लगभग 25 के आसपास बुक्स हो गई हैं। जैसे ही थोड़ी सी और होंगी तो हम आपको धीरे धीरे करके बुक्स भी कराते हुए चलेंगे। एकदम से नहीं कराएंगे सारी, 5-5, 6-6 करके याद कराएंगे, ताकि जैसे आपने एम्बेसडर वगैरह याद करे हैं, है ना, आपने और जो चीजें याद करी हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो लिखी किसने है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। सर ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जी, ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, याद रखेंगे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और एक यहाँ पे लिख दूं मैं, चलेगा? बीच में ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट। ठीक है, हाँ जी। वैसे कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस एक मैगजीन थी, है ना। चलो मैं बुक ही बताता हूँ आपको, ये मत लिखो। बुक का नाम है झंडा गीत। झंडा गीत, जो भारत का झंडा है, झंडा गीत एक बुक है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? झंडा गीत। ये यूपी पीएसएस में क्वेश्चन आया एक बार, बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन था ये कि झंडा गीत किसने लिखी। बता सकते हैं? श्यामलाल। श्यामलाल पार्षद। ठीक है, तो श्यामलाल पार्षद ने ये लिखी है झंडा गीत। तो इस तरह से टोटल 25 हो गए हैं। और ये जो पीसीएस के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहे हो या डीएसएसपी के लिए पढ़ रहे हो, सारे हैं। तो सभी के लिए, एसएससी वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 25 की 25 आपको याद होनी चाहिए, राइट। और इसमें से 25 में से मेरे ख्याल से आपको कम से कम 6 या 7 तो पहले से आती थी, मेरे ख्याल से, है ना। बाकी जो है आपको वो याद करनी है, और ये जरूर याद करनी है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जो बुक्स हैं वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं अभी करा सकता हूँ, बोलिए, करा दूं? करा दीजिए सर, करा दीजिए। ठीक है, तो ये 25 के 25 का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो किरण जी। एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ, तब तक फटाफट 5 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे। द लाइफ डिवाइन, ये एक बुक लिखी गई है जिसको लिखा है अरविंदो घोष ने। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो द लाइफ डिवाइन लिखी है अरविंदो घोष ने। इसके अलावा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये एक बुक है जिसको लिखा है रफीक जकारिया ने। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट, ये लिखी है वैलेंटाइन शिरोल ने। अ नेशन इन द मेकिंग, तो अ नेशन इन द मेकिंग लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। स्प्रिंगिंग टाइगर की बात करें तो ये लिखी है चंद्रशेखर आजाद ने। सॉरी, ये चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है, लिखी है इसको ह्यू टॉय ने। हाँ, उसके बाद गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। गीतांजलि आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है, और 1912 में इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा गया, और वो लिखा था विलियम बटलर ने। ठीक है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखी है, उसका इंग्लिश वर्जन 1912 में लिखा गया है विलियम बटलर ने। ठीक है, इसके अलावा हिंद स्वराज, ये बुक लिखी है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कई सारी बुक्स लिखी हैं। अभी आपने एक जीवनी पढ़ी थी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ,
और हिंद स्वराज आपने देखी महात्मा गांधी। एक दिन आपको मैं ना इनके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स भी पूछे जाते हैं यस कि सर। महात्मा गांधी ने कौन सी, अब जैसे एक कॉमनवेल्थ बहुत पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ जो न्यूज़पेपर है या मैगजीन है ये किसने शुरू करी थी, जानते हैं आप लोग कॉमनवेल्थ किसने शुरू करी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हिंद स्वराज हो गया महात्मा गांधी। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये भी लिखी है महात्मा गांधी जी ने। इंडिया डिवाइडेड, ऊपर आपने पढ़ा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, है ना, तो वो लिखी थी अरविंद उसने सॉरी राफिक जकारिया ने। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो इंडिया डिवाइडेड, ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके अलावा एक किताब है जिसका नाम है बहुविवाह, तो बहुविवाह लिखी है ईश्वर चंद विद्यासागर ने। इसके अलावा एक उपन्यास है चंद्रकांता, तो चंद्रकांता उपन्यास लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखी है विनायक दामोदर सावरकर ने। निर्मला एक उपन्यास है, ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। मालगुडी डेज लिखी है आर के नारायणन ने। उसके बाद एक स्लोगन है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और इनकलाब जिंदाबाद, ये दोनों के दोनों स्लोगन लिखे हैं मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद को एज अ स्लोगन फेमस किसने किया? भगत सिंह ने, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है आई एम एन अथीस्ट। ठीक है, और माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, ये लिखी है लैरी एंड डोमिनिक ने। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये लिखी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ए मेरे वतन के लोगों, जो ये सॉन्ग है, ये लिखा है प्रदीप ने। और इसके अलावा झंडा गीत जो लिखी है वो लिखी है श्याम प्रसाद श्यामलाल पार्षद। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लिया गया इसका? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके, आज का थोड़ा सा टॉपिक में भी हो सकता है कि आपको इंटरेस्टिंग ना लगे या इस तरह की चीजें हैं। और मुझे पता है कि आपकी कुछ चीजें बीच में है, लेकिन थोड़ा सा बस मुझे टाइम दो, क्योंकि चीजों को मैं आपके लिए ना थोड़ा एक अच्छे वे में लेके आना चाहता हूँ। हालांकि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा सकता था फर्दर, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी है, तो इसलिए ये करूँ। इसके बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ेंगे लगातार, ठीक है, खत्म करेंगे। उसके बाद फिर ग्लैंड्स पढ़ लेंगे। ग्लैंड्स के बाद अगर आप लोग कहोगे तो नर्वस सिस्टम अगर पढ़ना है तो बता देना, पढ़ा दूंगा। वही पढ़ना है पहले, पढ़ना है? वही पढ़ा दो। हाँ, पहले नर्वस सिस्टम पढ़ा दें। यस सर। मैम अब डाइजेस्टिव सिस्टम बीच में एक बार ये पढ़ लो आप। उसके नहीं बाद, सर, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ही देखे नया हाँ, टॉपिक। उसके बाद, उसके बाद। अच्छा, मतलब ग्लैंड से पहले नर्वस सिस्टम पढ़ना है। हाँ जी। सर क्लास में डांसेस भी तो है। नहीं सर, ऐसे नहीं है, पहले आप वो कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद नर्वस सिस्टम करेंगे। हाँ, जो चल रहा है ना, डाइजेस्टिव कंप्लीट कराओगे ना? हाँ, ठीक है, उसके बाद। इतना ये मान के चलो जो मैं पढ़ाऊंगा ना जितना, उसमें आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे और कंसेप्ट क्लियर ही होगा आपका, भले आपने पहले पढ़ रखा होगा। यस सर। यही चीजें मिलेंगी आपको। तभी यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। एक जर्नल है, ठीक है, तो वो लिखा गया, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये कम्युनिस्ट जर्नल है, कम्युनिस्ट जर्नल है। इस जर्नल का नाम क्या है वो आप सुनिए। जर्नल का नाम है वैनगार्ड, VANGUARD, ठीक है। बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कम्युनिस्ट जो जर्नल है वैनगार्ड, ये किसने लिखा है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन ने लिखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हो सकते हैं कि आपके में ना आए, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ लीजिए, कोई उसमें एक दो चीजें अगर आप एक्स्ट्रा याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये लिखा है MN रॉय ने, याद रखिए MN रॉय, ठीक है। अच्छा, MN रॉय के बारे में क्या जानते हैं? एक तो BN रॉय के बारे में बताइए और एक MN रॉय के बारे में बताइए। नाम सुना आपने इन दोनों का? कौन थे MN रॉय? हाँ? नहीं पता। नहीं पता, किसी को नहीं पता। अच्छा, BN रॉय कौन थे? संविधान सभा से अगर आपको कुछ याद आता हो BN रॉय के बारे में। संविधान के लिए जो प्रपोजल था, क्या था संविधान के लिए? बोलो बोलो। सर आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है।
अभी ठीक है आवाज? हाँ जी अब ठीक है यस सर। हाँ जी, तो हाँ जी क्या बोल रहे थे? बोलो गुंजन जी, क्या कह रहे थे? बीएन रॉय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर। जी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, बीएन रॉय याद रखिए। और एमएन रॉय कौन है? ये मैक्सिकन पार्टी एक बनी थी, उसके ये कम्युनिस्ट, मैक्सिको जो है बेसिकली वो पूरा कम्युनिज्म के ऊपर काम करता है। ऐसा बोला जाता है कि चाइना भी वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो एक आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तो ये कम्युनिस्ट जर्नल है वैनगार्ड, तो ये वैनगार्ड लिखा था एमएन रॉय ने, ठीक है। बस आप याद रख लीजिए, बाकी ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक बुक है जो इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी बुक है जिसका जो संबंध है वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से है, यानी कि जो नेशनल मूवमेंट्स आप देखते हो उनसे है। तो बुक रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट्स, उसका नाम क्या है? बोलिए। बहुत ही काफी फेमस किताब, बुक रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट्स, क्या नाम होगा इसका? जानते हैं आप सभी? लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ। तो याद रखेंगे, आनंद मठ जो बुक आप देखते हो वो लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और इसी बुक को बोला जाता है कि जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आनंद मठ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं राइटर का नाम भी लिखूंगा या बस बीबी चटर्जी लिखूं चल जाएगा? चल जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, आपको पता है। सर दोबारा बताना एक बार। मैम एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी किताब है जो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित है, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित है। तो इस किताब का नाम है आनंद मठ, ठीक है। और ये लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहीं कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी देखोगे, एक ही बात है। एक और किताब, मतलब एक और क्वेश्चन आता है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसको कहते हैं, यानी कि बंगाली बाइबल किसे कहा जाता है? बंगाली बाइबल किसे बोला जाता है? बाइबल आप जानते हैं, जो धार्मिक किताब है क्रिश्चियंस की, तो बंगाली बाइबल किस बुक को बोला जाता है? बुक का नाम पूछा जा रहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाली बाइबल किसे कहते हैं, बताइए। जी हाँ, आनंद मठ को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आनंद मठ को बोलते हैं बंगाली बाइबल, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत हो गई ऊपर आनंद की, सही कर लेना, नीचे वाली सही है ना। आनंद मठ की स्पेलिंग नीचे सही है, ऊपर में गलत है, तो आप सही कर लेना, लिखते समय एरर हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो बंगाली बाइबल, अच्छा बंगाली बाइबल क्यों बोलते हैं? कि बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई है, और दूसरा ये है कि बाइबल से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है, थोड़ा सा, इसलिए ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए इसको बंगाली बाइबल बोल देते हैं, बाकी और इसके पीछे कुछ भी रीजन नहीं है, ओके, बस एक टैग दे दिया गया, दैट्स इट। और एक बुक है उसको बोलते हैं दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, बुक नहीं है, मतलब नॉवेल है, दुर्गेश नंदिनी। ये भी आप हिंदी में पढ़ते हैं। किसने लिखी है ये नॉवेल? किसने लिखा? उपन्यास है ये, दुर्गेश नंदिनी, किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो बीसीसी मैंने लिख दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा। तो बंकिम चंद्र पे आपको ये 3 क्वेश्चंस मिल गए। आनंद मठ के राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर आपको पता हो तो, अच्छा आनंद मठ से हमने कुछ लिया है क्या? आपका एक नेशनल सॉन्ग है, क्या नाम है उसका? सर वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया। तो याद रखिएगा, वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है उसकी कुछ पंक्तियां हैं, जन गण मन अधिनायक जय, जो कि भारत का नेशनल एंथम, ठीक है। तो दोनों ही 2 बुक से ली गई हैं। आपका राष्ट्र जो गान है वो जनगण मन, वो लिया है गीतांजलि से, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और जो आपका ये है सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम,
है ना, वंदे मातरम है। तो ये पूरा लिया गया है आपका आनंद मठ से, ठीक है, जो कि लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी की और भी चीजें आपको दिख रही हैं, दुर्गेश नंदिनी ये उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, और बंगाली बाइबल कहा जाता है आनंद मठ को, याद रहेगा। अब एक किताब है, यस सर। उसका नाम है भारत दुर्दशा, सुना होगा आपने, भारत दुर्दशा, इंपॉर्टेंट किताब है। भारत दुर्दशा मतलब भारत की दुर्दशा हो चुकी है, तो ये किसने लिखी है? भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखी है किताब, याद रखेंगे। भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखी है भारत दुर्दशा। अच्छा, हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है ना, 1909 में बुक लिखी गई हिंद स्वराज, ठीक है, याद रखेंगे। और इंडिया आने से पहले इन्होंने लिखी थी, इसको ध्यान रखिए। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरीशचंद्र, ठीक है। इसके अलावा एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसने लिखी है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बोलिए। ये वो किताब है जो आप लोग पढ़ते हो, इवन मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है इनकी, विपिन कुछ करके सर। विपिन चंद्रा, ठीक है, जो भी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं विपिन चंद्रा की बुक जरूर पढ़ें, ठीक है, नाम है विपिन चंद्रा, ठीक है। विपिन चंद्रा की 2-3 बुक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो विपिन चंद्रा ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखें, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पे विपिन चंद्रा की बहुत अच्छी किताब आती है। हालांकि स्पेक्ट्रम भी ठीक है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी किताब है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, विपिन चंद्रा, ठीक है। और इसके अलावा एक और बताता हूँ मैं आपको इन्हीं की बुक, वो भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, ठीक है, ये भी लिखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। ये बुक जब पूछी गई तो सिर्फ इसी नाम से पूछी गई थी कि द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। पूरा नाम नहीं था, बट पूरा नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, ठीक है। तो ये भी लिखी है विपिन चंद्रा ने, ओके, दिस इज आल्सो रिटन बाय विपिन चंद्रा। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं तो ये जरूर पढ़ें कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है ना, 33 है ना, यस सर। एक किताब लिखी गई है, पैसेज टू इंडिया, ठीक है, पैसेज टू इंडिया। दिल्ली पुलिस में ये किताब पूछी गई, दिल्ली पुलिस के बैच में, मतलब एग्जाम में, पैसेज टू इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? राइटर हैं इनके, बताइए कौन? किसने लिखी? E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर, ठीक है, तो ये बुक लिखी है E.M. फॉस्टर ने, ठीक है, E.M. फॉस्टर ने ये बुक लिखी है, अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है। जब अंग्रेज भारत आते हैं, ठीक है, तो वो आप जानते हो कि व्यापार के लिए बोला जाता है कि व्यापार करने आ रहे हैं, तो उसी पर पूरा ये बेस्ड एक बुक लिखी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्रिटिश आए तो व्यापार करने के बहाने, और जो उसमें पैसेज था जिसके थ्रू वो आए और उसके बाद क्या क्या उन्होंने करा। तो बेसिकली जो यूरोपियन कंपनी का हमने उस दिन पढ़ा था, याद है, जिसमें हम लोगों ने एरर करी थी कि 1602 में वो आए थे, तो उन्हीं के बारे में सब पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन भारत में आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, वो सब लिखा हुआ है, अ पैसेज टू इंडिया। आर्यों के बारे में भी कुछ हद तक बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई है कि आर्य भारत में कैसे आए, क्या उनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, मेन ब्रिटिशर्स के, ठीक है। अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रिजन डायरी, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए जितने लगभग आपको करा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में, प्रेजेंट डायरी, और ये प्रीवियस ईयर की ही बुक्स हैं, सब मेरे कंपाइलेशन है, तो वो सारे आपको मैं करा रहा हूँ। प्रेजेंट डायरी किसने लिखी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है ये। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जब हुई तो इनको जेल में डलवा दिया, और जेल में ही बैठे बैठे इन्होंने ये किताब लिखी, इसलिए नाम भी दे दिया प्रेजेंट डायरी। इमरजेंसी के टाइम पे 19 महीने के लिए इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है 1975 में, आपको पता होगा। तो
बताइए। क्या नाम है? बुलवंश, प्रेजेंट डायरी किसने लिखी? आइडिया नहीं है सर। कुंदन जी, सर JP नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है, याद रखिए जेपी। तो जेपी को जो है डाल दिया जाता है जेल में। ठीक है, तो प्रेजेंट डायरी याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35। एक बुक इनकी और इम्पोर्टेंट है, संघर्ष की ओर। संघर्ष की ओर, तो क्योंकि इनकी किताब है तो आपको नाम तो पता लग ही गया। तो ये भी लिखी है जेपी नारायण ने। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, JPN, आप समझ जाइएगा, जयप्रकाश नारायण। तो संघर्ष की ओर ये किताब लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। अच्छा, अभी आपने एक बुक पढ़ी थी भारतेंदु हरीशचंद्र की, क्या नाम था उसका? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। ठीक है, अब एक किताब आप और बताइए, ये किसने लिखी है? भारत भारती किसने लिखी है? याद रखिए, भारत के नाम पे जो बुक्स आपको मिलेंगी, लगभग जो बुक्स हैं वो भारतेंदु हरीशचंद्र ने ही लिखी। तो आंसर होगा, मतलब कंट्री पे लिखते थे ये एक तरह से। ठीक है, भारतेंदु हरीशचंद्र, इनकी हैं 2-3 बुक्स इसके ऊपर। 2 तो मैंने आपको कराई थी, भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, हरीशचंद्र है या चंद्र जो भी है। भारत भारती और भारत दुर्दशा, ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। एक काफी ज्यादा, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है यार, बार बार क्या ये चीज मैं बोलूं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये क्वेश्चन ये किसने लिखी है? अंधेर नगरी चौपट राजा, सर इन्होंने लिखी है, भारतेंदु हरीशचंद्र ने। याद रखिए, भारतेंदु हरीशचंद्र। मैं अब BH लिख रहा हूँ, बस समझ जाइएगा कि भारतेंदु हरीशचंद्र की किताब। ठीक है, तो 3 आपने पढ़ ली, भारत दुर्दशा, भारत भारती और अंधेर नगरी चौपट राजा, भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, एक मिनट, मैं गलत कर दिया मैंने, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की, सॉरी, ये 1 मिनट सही कर लो। ये भारतेंदु हरीशचंद्र नहीं है, भारत भारती लिखी थी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, सॉरी, इसको सही कर लो, MATHLI, मैथिली शरण गुप्त, स्पेलिंग सही है मैथिली शरण गुप्त की। 38 देखो, 38 नहीं, कौन सी होगी अब? 36। 38 ही होगा। 38 होगा, 37 हो गया, 38 करता है। अब 30। अब 38 आएगी ना। एक और इम्पोर्टेंट किताब है, इसका नाम है मदर इंडिया। ये किसने लिखी? सर JPN। हाँ, JPN क्या? नहीं, JPN क्या है ये पूछ रहे हो? यस सर। जयप्रकाश नारायण, संघर्ष की ओर और प्रेजेंट डायरी, ये दोनों जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, और अंधेर नगरी चौपट राजा ये भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखी है। भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखी है। ठीक है, और मदर इंडिया जो लिखी है वो किसने लिखी थी? कैथरीन मैयो, CATHERINE, कैथरीन मैयो। ठीक है, तो कैथरीन मैयो ने लिखी है मदर इंडिया। सर अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखी है? भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, ठीक है सर। ओके, और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखी है। ठीक? अब जो है वो थोड़े हैवी हो जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस मैगजीन किसने लिखी है? लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट किसने लिखी है? तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ये जो 38 बुक्स मैंने आपको अभी के लिए लिखवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछे जाते हैं आपसे, एसोसिएशंस पूछे जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जाते हैं, है ना, कि वो उसकी स्थापना किसने करी। जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस काफी आते हैं आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से। और जो स्लोगन्स हैं इंपॉर्टेंट वो बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सब धीरे धीरे आने वाली स्लाइड्स में हम आपको कराएंगे। किरण जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 38 बुक्स आज के लिए बहुत है आपके लिए। डन? यस सर। ठीक है, कब करें?
यस सर। ओके Yes, sir. चलिए अब एक काफी इम्पोर्टेंट चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो बुक्स तो आपने देख लिए कई सारे। टॉपिक का नाम है ठीक है, एक था मच्छर। मच्छर। अब ये मच्छर काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं पिछले एग्जाम्स में, और जब आप पढ़ोगे तो शायद क्लैरिटी आपको और होगी। एक था मच्छर पे, तो कोर्स आपकी बायो यहाँ से एक तरह से शुरू हो गई है। करंट का भी एक दो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें डालूंगा, ठीक है, वो भी आपको पता लग जाएंगे। तो एक था मच्छर, जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सर ये क्या है, एक हम मच्छर? नया टॉपिक है, New topic. ठीक है। मतलब एक था मच्छर इन द मॉस्किटो के बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हो कि आपने सुना होगा मलेरिया कौन से मॉस्किटो से होता है, उसका कैरियर कौन है, बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, या एडीज किस जो मच्छर है वो क्या फैलाती है ना, क्यूलिक्स जो मॉस्किटो है वो क्या फैलाता है, ठीक है। सैंड फ्लाई जो है वो किसका कैरियर है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट मॉस्किटो कब मनाते हैं, ठीक है, इनका फाइलम क्या होता है, अगर मच्छर काटते हैं तो कैसे काटते हैं, ठीक है, मच्छर कौन सा जो है जेंडर वाला मच्छर वो आपको काटता है, मच्छरों को दिखाई देता है कि नहीं देता है, बहुत सारी चीजें आज आप पढ़ोगे। ठीक है, ये किसने करा स्टार? हाँ बता दो तो। मैंने किया है। मैंने अच्छा किरण जी ने करा, क्या बात है, एक था मच्छर। चलो देखो, सबसे पहले करंट की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट मॉस्किटो, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट करा, ठीक है, तो इसलिए ये आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट मॉस्किटो कब मनाते हैं, बताइए। या फिर आप कह सकते हैं मॉस्किटो अवेयरनेस डे, एक ही बात है। 20 अगस्त को। तो याद रखिए अभी अभी निकला है, आज 22 तारीख को जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो 22 को हम पढ़ रहे हैं, और जस्ट 2 दिन पहले मच्छर डे मनाया गया है, और आंसर होगा आपका 20 अगस्त। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, 20 अगस्त। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मच्छर होता है ये किस किंगडम का होता है, ये किस फैमिली का होता है, और ये कौन से फाइलम का होता है। देखो जैसे हमने क्या कर रखा है कि जात प्रथा है ना, ये बिरादरी, ये सबने बांट रखी है ना, एक तरह से कास्टिसिज्म पे हम बात करते हैं कि हाँ पंडित हो तो पंडित में कौन हो, बनिया हो तो बनिया में कौन हो, पंजाबी हो तो उसमें कौन हो, है ना, जाट हो तो उसमें क्या हो, अंदर बहुत सारी चीजें चला करती हैं। तो ऐसे ही बायो में स्पीशीज को अच्छे से स्टडी करने के लिए उनकी भी जात बिरादरी सब बांट दी गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो मच्छर भाई है अपना, ये कौन से किंगडम को फॉलो करता है, ये कौन से किंगडम? एनिमेलिया से। एनिमेलिया, याद रखो इनका है एनिमेलिया। जितने मच्छर होंगे, ठीक है, सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं लगभग वो एनिमेलिया किंगडम के होते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो फाइलम है वो क्या है? एंथ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम की बात करी जाए कि फाइलम क्या है, अंदर और कैटेगरी के अंदर आप चले आए हो। ठीक है, तो फाइलम होता है इनका, इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कभी मैं आपको जब बायो में पढ़ाऊंगा कि इन सब का मतलब क्या होता है तब आप पढ़िएगा, अभी फिलहाल बस याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 3 ही नाम है। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है इनका आर्थ्रोपोडा, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी फैमिली कौन सी है, किस फैमिली की है मच्छर ये? इंसेक्ट। फैमिली है इनकी क्यूलिसाइड। तो क्यूलिसाइड फैमिली के ही होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट नहीं बोलते। ठीक है, इंसेक्ट तो एक जनरल वर्ड है, बट किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और फैमिली है क्यूलिसिड। तो क्यूलिसिड फैमिली के सारे मच्छर होंगे, आप ध्यान रखें, चाहे क्यूलिक्स हो, चाहे एडीज इजिप्टी हो, चाहे आपका फीमेल एनोफिलीज हो, ये सारे के सारे आपके इनकी फैमिली है ये। सर ये किंगडम और फिल्म की है क्या? फिल्म नहीं, फाइलम है मैम, मैंने बताया ना, जैसे हम लोग में क्या होता है, जैसे अगर आपका पूरा नाम क्या है, पूजा आगे क्या लिखते हैं? सर चिल्लर। आप बेसिकली कौन सी, मतलब क्या जाट फैमिली से हैं? यस सर। अच्छा, तो जाटों में भी मेरे ख्याल अंदर कुछ होता होगा, कुछ और अंदर सब कास्ट और अंदर कुछ जाट ही होता है।
क्या मेजॉरिटी होता है जाट जोधपुर वगैरह होते हैं सर उसके बाद। क्या होते हैं? कोमल यादव जी बेहतर बताएंगे। यादव जी, हाँ पंडित जी बताइए। नहीं सर, पंडित नहीं, यादव ही हैं हम तो। अच्छा यादव जी हैं, सॉरी सॉरी जी बताइए। तो यादव जी के अंदर भी कुछ होता है? सर इसके बाद गोत्र होते हैं। गोत्र होते हैं। हाँ 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 Yes, हाँ sir. हाँ अरे yes, वो sir. आपने वो देखी कुछ नहीं नहीं है पता। जॉली LV2? सर जॉली देखी तो LV2 है देखा होगा आपने, जब वो कटघरे में खड़ा होता है और वो पता नहीं क्या क्या सर। चीजों। वो पंडितों में ज्यादा होता है सर, वो हाँ उसमें ज्यादा पूछते हैं, इतना नहीं होता यादव वगैरह में। हाँ जो भी है, मतलब मैं इनको ये कह रहा हूँ कि जैसे कास्ट के अंदर सब कास्ट के अंदर और सब कास्ट, समझ जाओ ऐसा कुछ। ओके वो तो ओके सर काफी लंबा ही हो गया था उसमें। हाँ तो वही वही सब चीजें। तो किंगडम के अंदर जो होती है इनका फाइलम आ गया, फाइलम है उनके अंदर, फैमिली आ गई, जीन्स है, बहुत सारी चीज होती है यार, अभी तो मैंने लिखे नहीं है, 5-6 चीजें होती हैं, बस आपको उतना नहीं अंदर जाना। बस किंगडम है एनिमेलिया, जितने मच्छर होंगे वो सब एनिमेलिया किंगडम के हैं। फाइलम की बात करें तो सब आर्थ्रोपोडा फाइलम के हैं, और फैमिली की बात करें तो क्यूलिसेट फैमिली के हैं। ये याद रहेगा बस, इसके अलावा चौथी चीज नहीं याद करनी। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये समझना है कि हमें जो मच्छर काटता है वो हमेशा कौन सा मच्छर काटता है? फीमेल फीमेल मोस्टली। फीमेल मॉस्किटो काटते हैं आपको, हैं? तो फिर मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि मेल मच्छर क्या हमसे नाराज रहते हैं? मैंने मॉस्किटो की स्पेलिंग गलत लिख दी ना किस? यस सर। अभी ठीक है? यस। फीमेल मॉस्किटो हमें बाइट करती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेल क्यों नहीं काटते मुझे ये बताओ। बाइट तो फीमेल मॉस्किटो ही करेंगे, मेल क्यों नहीं काटते? और फीमेल काटते हैं तो क्यों काटते हैं? पूरे मच्छर कर देंगे हर जगह। चलो बताओ जल्दी, कभी सोचा फीमेल मच्छर क्यों काटती है? ये बता। सो क्योंकि वो एग्स डेवलप करने के लिए ब्लड, आई गेस ये कुछ रीजन है। देखो सही हो, बट आपकी बात में एक दो चीजें ऐड कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, फीमेल मॉस्किटो ही आपको काटेगा, मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटते, ठीक है? अगर मेल ने आपको काट लिया तो डेथ हो जाएगी मेल की, ठीक है? फीमेल मॉस्किटो भी आपको काटेंगे तो डेथ तो उसकी भी होगी, लेकिन उसकी डेथ जो होगी वो कुछ टाइम के बाद होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एवरेज जो स्पैन होता है, मच्छर कितने दिन जिंदा रहते हैं, अगर हम एक एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें मच्छरों की, तो आप ध्यान रखें ये 1 वीक से लेकर 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह के बीच में जिंदा रहते हैं। अलग अलग मच्छर का अलग अलग होता है, तो आप ये ध्यान रखें। नॉर्मल जो आपको मच्छर काटते हैं, ठीक है, वो 1 वीक तक जिंदा रहते हैं और 1 वीक के बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? तो एवरेज लाइफ स्पैन जो है मच्छरों का वो 1 वीक से 3 वीक है। भगवान की शुक्र कह लीजिए, भगवान का शुक्र है कि मर जाते हैं, वरना सोचो कितने मच्छर हो जाए, है ना? तो ये है एवरेज लाइफ स्पैन मच्छरों का। अब एक चीज आप ये ध्यान रखो पहले कि जो मॉस्किटो होते हैं क्या वो उनको दिखाई देता है? तो याद रखिए मॉस्किटो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है? मॉस्किटो को दिखाई नहीं देता, ठीक है? उनके पास आईज नहीं होती हैं, ये आप ध्यान रखें, वो ब्लाइंड होते हैं। और अगर ब्लाइंड होते हैं तो कितनी अच्छे से आप तक पहुंच जाते हैं, ये भी तो आप देखो। अगर तो मॉस्किटो वो को नहीं दिखाई, बॉडी हीट को फील कर लेते हैं। सर स्मेल से। हाँ, तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फिर वो कैसे करते हैं? जैसे मान के चलो ये आपका मच्छर है, सर आँख नहीं होती उसकी। नाक की भी होती। काल्पनिक ही है। अरे वो तलवार की सर तरह आग क्यों बनाई है? ये सर का नया सर ने लॉन्च किया ये मच्छर। लॉन्च मॉस्किटो। जी। तो ये जो प्यारा सा मच्छर है, थोड़ा इसको जहरीला कर देता हूँ, इसकी आंखों से काला काला, ये मच्छर थोड़ा जहरीला है ना? तो ये इसकी चोंच है, जैसे ये काटेगा आपको, ठीक है? अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा ना? 1 मिनट, इसको सांप वाली जीभ दे देते हैं, अब ठीक है? तो ये है आपका मॉस्किटो, ठीक है? ये भाई नहीं है, ये बहन है, ये काटती है।
ठीक है। तो अब बात ये कि अगर ये ब्लाइंड है, इसको नहीं दिखाई देता, तो फिर ये करती कैसे, मतलब ये कैसे आप तक पहुंच जाती है, तो वो सब चीजें ध्यान से समझिए। ये जो स्मेल होती है ना, तो ये स्मेल को आप कह लीजिए डिटेक्ट कर पाती है एंटीना के थ्रू। तो ये देखो, ये इसके सर के ऊपर मैंने 2 कान नहीं लगाए, ठीक है, ये इसके सर के ऊपर 2 एंटीना है, समझ में आया? दीज आर व्हाट? दीज आर एंटीना। तो मच्छर अपने एंटीना की वजह से क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी की हीट होती है या आपकी जो स्मेल होती है, देखो हर एक बॉडी की एक स्मेल होती है, राइट? हम वहां पे उसकी स्मेल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बॉडी की हीट की। तो ये एंटीना जो होते हैं, ये थर्मल जो रेडिएशन है उनको पकड़ लेते हैं, राइट? तो आप यहाँ पे लिख लें कि ये थर्मल रेडिएशंस को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं एंटीना, और नाम क्या है, नाम है एंटीना, लिख लेंगे ANTENNA, एंटीना। तो ये इसके 2 एंटीना है जो थर्मल रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं और ये आप तक पहुंच जाते हैं बड़े प्यार से। अब जब बड़े प्यार से ये आपके पास आ गए, तो अब इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, ये आपको बाइट करेंगे, और बाइट करेंगे तो कौन सी बाइट करेगी, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो आपके पास आएंगे और वही आपको बाइट करेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि अगर फीमेल ही बाइट करते हैं तो फिर मेल वाले बेचारे क्या करते हैं, बिकॉज मेल तो कभी भी आपको बाइट नहीं करते, है ना? तो मेल फिर खाते क्या है, जिंदा कैसे रहते हैं? तो याद रखिएगा, चाहे मच्छर हो कोई भी, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो हमेशा क्या खाएंगे, देखो ध्यान से, वो हमेशा खाते हैं फ्लावर नेक्टर, ठीक है, नेक्टर कहते हैं फ्लावर का। आप देखा होगा आपने, जैसे सूरजमुखी देखा आपने फूल, तो सूरजमुखी के फूल के अंदर आपको बीज दिखेंगे, जो उसका एंथर वाला सेक्शन होता है ना, एंथर वाले सेक्शन में आपको फ्लावर के नेक्टर मिलते हैं, ठीक है, तो NECTAR। तो ये फ्लावर के नेक्टर को खाते हैं, या फिर आप इसे दूसरे वर्ड में हनी ड्यू बोलते हो, ठीक है, हनी ड्यू, ठीक है, तो हनी ड्यू को खाते हैं, राइट? तो जो मेल है, मेल मॉस्किटो, वो फ्लावर नेक्टर को खा के जिंदा रहता है, राइट? और उसके बाद डेथ हो जाती है उसकी, और फ्लावर नेक्टर का ही दूसरा नाम है हनी ड्यू। लेकिन जब आप बात करोगे फीमेल मॉस्किटो की, तो फीमेल मॉस्किटो फ्लावर नेक्टर तो खाती ही खाती है, लेकिन साथ ही साथ में इसको आपका जूस भी चाहिए, यानी कि आपका ब्लड भी चाहिए इसको, समझ में आ गया? तो ये ब्लड भी आपका ले लेगी। अब जब इसने ब्लड लिया, तो याद रखिए ब्लड ये सक अगर कर रही है, तो ये किससे सक कर रही है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए, बोलिए। तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर ये ब्लड सक करती है तो उसका नाम क्या होता है, बोलिए, क्या बोलते हैं उसको? ये जो आपको पाइप जैसी एक आकृति दिखती है, इसका नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं, तो जिस कैविटी से, सॉरी, जिस कैपिलरी के थ्रू वो ब्लड को सक करती हैं, उस कैपिलरी का नाम क्या होता है? कैपिलरी एक्शन से ही होगा, ऑफ कोर्स। पाइप से अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो वो भी कैपिलरी एक्शन है, तो इसका नाम क्या होगा, बता सकते हैं? प्रोबोस्किस, तो इसको बोला जाता है प्रोबोस्किस, ठीक है। तो प्रोबोस्किस जो होता है, इसको क्या बोलोगे, इसे आप पाइप कहते हो। ये वही पाइप है जो ये आपकी स्किन के अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद आपके ब्लड, आपके जो वेन्स वगैरह हैं उसके अंदर ये चला जाता है और आरबीसीज वगैरह चूसते हैं, ठीक है, आरबीसीज होगा और ये सब चीजें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये क्या करेंगे, ये तो फ्लावर नेक्टर को भी कंज्यूम करेंगे और ये आपके ब्लड को भी कंज्यूम करेंगे। ब्लड को कंज्यूम करने का जो एक पूरी की पूरी एक सिस्टम है, या फिर कह लीजिए वो जो मैकेनिज्म है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है, और उसको बोलते हैं प्रोबोस्किस। ये प्रोबोस्किस पाइप होता है जिससे ये करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फीमेल जो है वो मॉस्किटो, वो ब्लड पीती हैं आपका, तो क्यों पीती हैं, है ना? तो अभी किसी ने आंसर दिया अच्छे से, उसी को हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। गुंजन जी ने बोला कि रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो एग्स हैं, एग्स को टेम्परेचर चाहिए होता है, याद रखिए, ठीक है। एग्स को क्या चाहिए, जैसे आप देखा होगा आपने कि अगर मुर्गी है अपने अंडों के ऊपर बैठती है और उसको सेती है, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर देती है उसको, है ना, ताकि वो जो एक कंड्यूसिव सिचुएशंस हैं उस एग को आगे फर्टाइल होने के लिए, तो वो चीजें हो जाएं उसके साथ, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है एग्स के थ्रू, मतलब एग्स जो निकल रहे हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनको टेम्परेचर चाहिए, ओके। और ये टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा? ये टेम्परेचर मिलेगा आपकी बॉडी से, क्यों? क्योंकि हम लोग कौन है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल का अगर खून पिया जाएगा, वार्म ब्लडेड यानी कि हम लोग क्या है, गर्म खून वाले जीव हैं हम लोग,
वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारा अगर ये ब्लड पिएगी ये फीमेल मॉस्किटो, तो ये रिप्रोडक्शन कर पाएगी, राइट। एक तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हमारा अगर ये ब्लड पीती है तो एक तो चलो टेम्परेचर वाला तो हो ही गया, दूसरा एक और मेन फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताइए। मतलब ऐसा क्या मिलता है कि इसकी बॉडी में जाएगा? देखो अभी एग्स हुए तो है नहीं, अभी एग्स हुए नहीं है, एग्स जो हैं वो इसके वोम में होंगे, मदर मॉस्किटो के वोम में एग्स होंगे अभी, और उनको अभी एक जो एग्स अंदर है वो टेम्परेचर के लिए तो चलो ठीक है अंदर डेवलप हो रहे हैं एग्स उसके लिए, लेकिन एग्स के लिए टेम्परेचर के साथ साथ कुछ फूड भी तो चाहिए होगा जो एग्स खाएंगे और डेवलप हो पाएंगे अंदर। तो वो फूड क्या है जो एग्स के लिए जरूरी है? प्लाज्मा नहीं, वो है प्रोटीन, ठीक है। तो याद रखिए दो चीजों की वजह से फीमेल मॉस्किटो आपको काटती है, एक है प्रोटीन की वजह से और एक है जो वार्म टेम्परेचर उसको चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए उसके लिए। और टेम्परेचर कहाँ से मिलता है? आपका खून गर्म है क्योंकि आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इसलिए। और प्रोटीन का भी नाम है, ये एक यॉक प्रोटीन होता है, इसका एक स्पेशल नाम है VITELLOGENIN, ठीक है, विटेलोजेनिन, ये ओ है विटेलोजेनिन। तो विटेलोजेनिन जो प्रोटीन है ये आपके ब्लड में होता है और इस प्रोटीन को सक करती है फीमेल मॉस्किटो और फिर वो उसके ब्लड में चला जाता है और फिर उसी से जो एग्स हैं उनको जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिलते रहते हैं। मतलब बेसिकली जो मेन न्यूट्रिशन है एग्स के लिए वो प्रोटीन है और टेम्परेचर भी आपके ब्लड में होता है, तो उससे वो जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो एग्स के आपके लिए फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है और वो मिल जाता है। तो आज आपको समझ में आया कि फीमेल मॉस्किटो ही क्यों बाइट करती है, Yes. तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो प्रोटीन का नाम क्या है? विटेलोजेनिन, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ही ब्लड पिया जाएगा। ओके, एक चीज आपको और बताता हूँ, आपने पता नहीं कभी नोटिस करा या नहीं, ऐसा कहते हैं कि कुछ लोगों को मच्छर बहुत काटते हैं और कुछ लोगों को मच्छर नहीं काटते हैं। यस सर। Yes, ऐसा sir. क्यों? कुछ तो रीजन होगा। तो वो पॉजिटिव वालों को ज्यादा काटते हैं I guess. पॉजिटिव वालों को ज्यादा काटते हैं। मैम मेरा ये पॉजिटिव है लेकिन मुझे कम काटना है। तो मेरी मम्मी को बहुत तंग करते हैं। सर खून मीठा नहीं होगा? नहीं सर मम्मी यही डायबिटीज बोलते हैं खून मीठा या खट्टा है। खून मीठा या खट्टा है? तो कोई एक ब्लड ग्रुप होते हैं जो इन्हें अट्रैक्ट करता है, सब कुछ होता है क्या? नहीं, चलो बताता हूँ। आपके ब्लड का नेचर कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा है? बेसिक है। सर बेस न्यूट्रल के पास ही है। हाँ, सर तो याद रखिएगा 7.4 बेसिक कभी मत बोलिएगा, ठीक है। बेसिक बोलना इज नॉट गुड, स्लाइटली बेसिक बोलिए, स्लाइटली। ज्यादा अच्छा है यस सर। जी, है ना। स्लाइटली बेसिक कह लो या एल्केलाइन कह लो, दोनों ठीक है। स्लाइटली बेसिक होता है आपका ब्लड, और पीएच आप जानते हैं कितना होता है? 7.4। हाँ, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि आपका ब्लड जो है वो एल्केलाइन नेचर का होता है। एल्केलाइन का मतलब बेसिक नेचर को ही शो करता है, एल्केलाइन नेचर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जितने आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो जब भी ऑक्साइड्स बनाएंगे तो वो एल्केलाइन ही बना, सॉरी, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो जब भी ऑक्साइड्स बनाएंगे तो एल्केलाइन ऑक्साइड्स ही बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे सोडियम ऑक्साइड है ना, लिथियम ऑक्साइड है, ये सब जितनी मेटल्स होती हैं जब भी ऑक्साइड्स बनाएंगी हमेशा बेसिक बनाएंगी, मतलब एल्केलाइन बनाएंगी। तो एल्केलाइन नेचर हो गया ये, ठीक है। अब ये जितने भी लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप 7.4 होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, या फिर 7.4 से ज्यादा होगा, याद रखेंगे ऐसे लोगों को जो मच्छर हैं वो बहुत कम बाइट करते हैं, रेयर बाइट होती है इनके साथ, ठीक है, रेयर बाइट होगी, ये चीज ध्यान रखें। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर पीएच ज्यादा है बेसिक, ठीक है, तो बेसिक जो नेचर होगा, तो अगर वो ब्लड मॉस्किटो अगर पी लेगा तो मॉस्किटो की डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? यानी कि अगर कोई फीमेल मॉस्किटो इससे ऊपर 7.4 हो तो चल जाता है, लेकिन 7.4 के अगर ऊपर है ना तो फिर अगर उसको बाइट करा, बाइट तो कर लेगी लेकिन फिर सर्वाइवल नहीं है इसका, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक हो गया वो एक तरह से, ठीक है। और अगर हम बात करें जिनको बहुत ज्यादा काटते हैं तो खून मीठे वाली कोई सीन नहीं होता, प्लीज ध्यान रखें। 7.4 से अगर पीएच कम है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं पीएच को, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अगर जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 से कम है तो ऐसी कंडीशन में आपको मच्छर ज्यादा काटेंगे। क्यों काटेंगे? बिकॉज ये 7.4 से कम वाला जो ब्लड है
वो उसको उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट। और अगर ज्यादा अच्छा है तो एक बार उसने बाइट करा आपको, उसको समझ में आ गया कि ये जो ब्लड है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है, बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट। तो फिर वो क्या करेंगे, उसको बार बार बाइट करेंगे। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अब ये नहीं होगा कि आप एक बंद कमरे में आ जाए जिसमें ढेर सारे मच्छर और आप ही बैठे हुए हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आप 7.4 के ऊपर भी हैं या बराबर भी हैं या कम भी हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो एक क्राइटेरिया बताया गया वो 7.4 का बताया गया ब्लड से रिलेटेड, याद रखेंगे। बस आप याद रखिए कि 7.4 से कम है तो बाइट ज्यादा होती है, 7.4 या 7.4 से ज्यादा है तो बाइट कम होगी। और कम क्यों होगी, कम तो नहीं कहना चाहिए, मान के चलो आपको स्किन पे काट रहा है तो उड़ जाएगा अपने आप, हल्का सा सक करेगा, उसको समझ में आ जाएगा भाई जहर है मेरे लिए, टॉक्सिक चीज है ये, तो टॉक्सिक चीजें वैसे ही जहरीली होती हैं, तो फिर वो क्या होगा, ऑफ कोर्स बाइट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया इतना। यस सर। तो खून मीठे वाली कोई सीन नहीं होती, खून मीठा मत कहिए। हाँ ये अलग बात है, डायबिटिक जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जो जिनके अंदर इंसुलिन कम बनता है या डायबिटिक है ज्यादा, ग्लूकेगॉन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मान लूंगा कि हाँ उनका ब्लड आप कह तो मीठा होता है। ऐसे लोग जब यूरिन करते हैं तो चींटियां वगैरह आ जाती हैं, है ना, यस सर। तो वो सब चीजें, तो वो मीठे वाला सीन वहां पर होता है। ठीक है, चलिए, तो आपने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 3 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट मच्छर। एक का नाम है फीमेल। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया ना कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करेंगे आपको। यस सर। तो नाम है फीमेल एनोफिलीज, नाम सुना होगा फीमेल एनोफिलीज का। यस सर, मुझे मलेरिया बताइए। हो जाता है। मलेरिया। हाँ, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है बताओ। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जी, तो अगर कभी आंसर में आए तो गलती से भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मत लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, सर मैं करके आई थी पिछली बार। डेंगू होता है। जी याद रखिएगा। हाँ, तो मंजू जी गलत हुआ होगा फिर। पक्का सर, आते आते रास्ते में हो गया था। वो होगा क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। देखिए, जो रीजन है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मेन फैक्टर है, अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे रीजन लिख दूं, चलेगा आपको, कि किसकी वजह से होता है। तो रीजन है एक चीज, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो रीजन है। नाम क्या है उसका? प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम, राइट। तो नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कौन है? ये वायरस है कि बैक्टीरिया है? कौन है ये प्लाज्मोडियम? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मलेरिया कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल डिसीज है, क्या बताओगे? वायरस तो नहीं है, बैक्टीरिया। वायरल है सर। वायरल है। याद रखिए, मलेरिया एक प्रोटोजोआई डिसीज है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआई डिसीज है, यानी कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया वायरल डिसीज नहीं है, मलेरिया बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, मलेरिया एक प्रोटोजोआई डिसीज है, बिकॉज प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि मलेरिया होने का कारण क्या है, तो आप बोलोगे प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। समझ में आया? लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मलेरिया रोग का कैरियर कौन है, फीमेल एनोफिलीज। वो है, यानी कि वाहक कौन है, तो वाहक है आपका कैरियर, क्योंकि फीमेल एनोफिलीज की जो सलाइवा होती है उसमें ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है। जब ये जो मैंने लिखा ना प्रोबोस्किस, तो जब इसी प्रोबोस्किस पाइप के थ्रू जब ये आपको बाइट करती है तो वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा, और अगर ब्लड के अंदर आ जाएगा फिर बढ़िया से हो गया मलेरिया। समझ में आया? बोलो। यस सर। तो अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मलेरिया फीमेल एनाफिलीज से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। याद रहेगा। और जो मलेरिया है उसकी कैरियर कौन है, वाहक कौन है? तो वहन करने वाली, वाहक फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मलेरिया होता है किसी को तो कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जो डैमेज होता है? मलेरिया फीवर अटैक ऑन लीवर। जी, तो इसलिए याद कर लो कि मलेरिया फीवर अटैक ऑन लीवर। ठीक है, ऐसे याद कर लो, मलेरिया फीवर अटैक ऑन लिवर। याद रहेगा? बोलो। तो मलेरिया फीवर अटैक ऑन लिवर, तो लिवर जो है वो डैमेज होता है। ओके, तो यहां से आपको फीमेल एनोफिलीज जो है वो खत्म हो जाती है। आगे बढ़े, बोलो। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। अगला एक और
खतरनाक मच्छर प्यारा सा, फीमेल एडीज इजिप्टी, AEGYPTI, ठीक है। फीमेल एडीज इजिप्टी, सबके सामने फीमेल लगाएंगे, महिलाएं हैं, महिलाओं का वैसे भी क्या करा जाता है, आदर और सम्मान करा जाता है। तो जो ये मच्छरियां हैं, तो हमें मच्छर नहीं काटते, हमें मच्छरियां काटती हैं, ठीक है। तो ये जो मच्छरी है इसका नाम है फीमेल एडीज इजिप्टी। और जब भी कोई मच्छरी आपको काटने आए तो कृपया करके उसको काटने दें, बिकॉज वो अपने बच्चों के लिए वो खून चूस रही है आपका, ठीक है। पर मच्छर नहीं बोलते, मादा मच्छर बोलेंगे। हाँ भाई, तो फीमेल एडीज इजिप्टी, ठीक है, याद रखें। अब इससे कौन सा होता है बताओ? डेंगू। डेंगू। तो इससे ये फैलाती है 4 तरह की चीजें, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले ये फैलाएगी डेंगू, ठीक है। अच्छा, इसको डेंगू नहीं कहते, इसको डेंगे कहते हैं वैसे, याद रखो, डेंगे फीवर होता है। हाँ, तो इसको डेंगे कहते हैं, डेंगू तो नहीं बोलते, बट डेंगू आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स डेंगे। तो डेंगे जो फीवर है ये फैलाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हम लोग डेंगू ही बोल देते हैं, कोई नहीं। तो डेंगू फीवर फैलाती है ये। और ऐसा क्या होता है कि डेंगू फीवर, ऐसा क्या चीज है? प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, काउंट कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स तो कम हो जाते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि रीजन। हेलो, रीजन है आर्बो वायरस, ठीक है। तो डेंगू जो होता है फीवर, ये वायरस की वजह से हो रहा है। तो याद रखिए इस वायरस का नाम क्या है? आर्बो वायरस, ठीक है। तो आर्बो ARBO वायरस जो है वो डेंगू फीवर को मतलब रीजन है उसका, वायरस। तो डेंगू एक तरह की वायरल डिसीज हो गई। और डेंगू फीवर की कैरियर कौन है? तो वो है फीमेल एडीज इजिप्टी। समझ में आया? आप इसको बड़े आराम से पहचान लोगे। इसके साथ पता क्या होता है फीमेल, इसके साथ मेन सीन ये है कि इसकी जो टांगे होती हैं, मच्छर की कितनी टांगे होती हैं? हाउ मेनी लेग्स मच्छर डू हैव? कभी गिनी नहीं। 6 होती है। हाँ, मैंने तो गिन के बैठा हूं मैं। 6 होती है। 6 टांगे होती हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है? तो मच्छर की 6 टांगे होती हैं, लिख लेना इसको। तो डेंगू फीवर है तो इसको आर्बो वायरस बोलते हैं, ये वायरस का नाम है, फीमेल एडीज इजिप्टी इसकी कैरियर है। अगला जो है वो है जीका वायरस, नाम सुना होगा? सर अब इसका रीजन, यस सर, जीका वायरस। 1 मिनट, हाँ जी मंजू जी। रीजन क्या देंगे? जैसे प्लाज्मोडियम था मैम, आर्बो वायरस। आर्बो वायरस, ठीक है। आर्बो वायरस वायरल डिसीज है ना, वायरस से होने वाली, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो डेंगू फीवर नाम हो गया डिसीज का, और फीमेल एडीज इजिप्टी उसकी कैरियर है। अब आ गया जीका वायरस, ठीक है। और याद रखिए जीका वायरस में सबसे ज्यादा कौन प्रॉब्लम में आता है पता आपको? लंग्स, प्रेग्नेंट लेडीज को जीका वायरस की सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। इसलिए अगर आपको याद हो, एक ओलंपिक्स हुए थे, लंदन ओलंपिक्स, ठीक है। तो लंदन ओलंपिक्स में उस समय जीका वायरस बहुत फैला हुआ था, तो प्रेग्नेंट लेडीज का आना बैन कर दिया गया था कि प्रेग्नेंट लेडीज नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो नहीं आई थी। तो जीका वायरस होता है प्रेग्नेंट लेडीज में, बिकॉज मदर के वोम में जब ये जाता है और बच्चा उसमें पल रहा होता है। तो जीका वायरस करता क्या पता आपको? जीका वायरस जो है वो जो सर होता है ना हमारा, ये जो क्या कहते हैं इसको, सर को इंग्लिश में हेड। तो हेड की जो साइज होता है, मतलब ब्रेन का जो साइज होगा अंदर, तो हेड के साइज को छोटा कर देता है। ऑफ कोर्स ब्रेन भी आपका छोटा ही रहता है अंदर, तो ये हेड को छोटा कर देता है, ठीक है। इसमें हेड स्मॉल हो जाएगा। हाँ, माइक्रोसेफेलिक, माइक्रोसेफेली, एग्जैक्टली लिखता हूं मैं। चलो, अब आपने नाम छेड़ा तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। माइक्रोसेफेली का नाम आपने छेड़ा है, देखो MICRO, माइक्रोसेफेली, CEPHALI। आई गेस ये सही लिखी है मैंने स्पेलिंग माइक्रोसेफेली की, ये होता है ना। एक होता है माइक्रोसेफेली, एक होता है मैक्रोसेफेली, है ना। तो अब माइक्रोसेफेली आपको समझ में आ गया कि कौन से वायरस से होगा। मैं इसी से लिखता हूँ, टेक्स्ट फॉर्म में लिखता हूँ, 1 मिनट जी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई जीका वायरस से होगा ये। लेकिन अब ये बता दीजिए फिर मैक्रोसेफेली किससे होता है? ये ना स्पाइनल कॉर्ड में, फ्लूइड में। आपने एक पिक्चर देखी होगी पा, अमिताभ बच्चन वाली, उसमें उसका सर बहुत बड़ा होता है, देखा आपने? तो उसको मैक्रोसेफेली था। और उस डिसीज का नाम क्या होता है? प्रोजेरिया, सुना होगा नाम।
जो प्रोजेरिया डिसीज थी, प्रोजेरिया वायरस का नाम भी प्रोजेरिया वायरस है, और प्रोजेरिया डिसीज में मैक्रोसिफेली होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना, एच यहाँ पे मिसिंग हो गया है, तो सिफेली। ठीक है, तो जीका वायरस माइक्रोसिफेली, जिसमें हेड जो होता है वो आपका छोटा हो जाएगा। जीका वायरस बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा ये परेशानी करता है, और अंदर जो बच्चा पल रहा है माँ के गर्भ में, तो उसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है सिर का। ठीक है, याद रहेगा। और सिर बड़ा हो गया तो मतलब मैक्रोसिफेली हो गया, प्रोजेरिया स्पीसीज का नाम होता है दूसरे वर्ड्स में। तीसरा जो ये फैलाती है ना, उसका नाम होता है चिकनगुनिया। बहुत चला था बीच में, 2016 में बहुत चला था चिकनगुनिया। यस सर। ठीक है, GUI, एक मिनट गलत हो गया, GUINEA, चिकनगुनिया। अब ठीक है, तो चिकनगुनिया जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीवर, ये भी कौन फैलाएगी, ये भी कैरियर है इसकी, फीमेल एडीज इजिप्टी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, चिकनगुनिया। और इसका वो मुझे नहीं याद है, देख लेना आप लोग किसकी वजह से होता है, मतलब बेसिकली इसका रीजन क्या है वो मुझे नहीं एग्जैक्टली याद। और इसमें होता क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ। रेड स्पॉट पड़ जाते हैं बॉडी पे, और प्लस आपको जॉइंट में पेन होती है, बहुत गंदी वाली जॉइंट पेन बहुत होती है। ठीक है, चिकनगुनिया में जॉइंट पेन होगी, रेड स्पॉट्स हो जाएंगे आपकी बॉडी पे, तो ये चिकनगुनिया के एग्जांपल्स। ठीक है, आप लोग देख लेना किसकी वजह से होता है। और एक है येलो फीवर, तो येलो फीवर भी इसकी वजह से होता है। हालांकि येलो फीवर में और भी बहुत सारे फैक्टर हैं येलो फीवर के, जो जिसको पीत ज्वर कहते हैं, लेकिन येलो फीवर कभी कभी देखा गया है कुछ केसेस फीमेल एडीज के भी होते हैं। ठीक है, तो ये चार आप ध्यान रखें, जो मेन है वो आपके ऊपर के तीन है। येलो फीवर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर हम बात करें बाकी जो हैं सब ठीक है। बाकी आप जो जितनी बाकी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको वो तो नॉर्मल है, अच्छी हैं और पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, फीमेल जो एडीज इजिप्टी है, इसकी खास बात पता है क्या होती है, इसकी जो लेग्स होती हैं वो व्हाइट कलर की होती है। कभी देखना इसकी ब्लैक व्हाइट कलर की लेग्स होंगी, तुरंत समझ जाना एडीज है वो। व्हाइट लेग्स होंगी, प्रोजेक्शंस होंगे व्हाइट व्हाइट कलर के। जैसे मान के चलो, जैसे ये देखो, ये मैंने ब्लैक बना दिया पूरा, कुछ इस तरह का है ना, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरह से इसके पैर होंगे, मतलब बीच बीच में आपको व्हाइट व्हाइट यहाँ पे दिखेंगे, और आप तुरंत समझ जाना एडीज है। अरे यार ये सही है भाई, आसान काम करने आसान है, मुश्किल काम करने में ज्यादा मजा है, पता है। चाहे वो रिलेशन की बात है, ये पढ़ाई की बात है, ये कुछ करना है, अपने बारे में करियर बनाना है, चाहे कुछ भी हो, अब तुम मेहनत करोगे ना, कोई भी तुम्हें नहीं हटा सकता है। इवन तुम्हारी गली वाला को कुछ नहीं बोल सकता। बस छोड़ो, जो बोल रहे हो बोलने दो, बोलने दो। सभी लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है आपको। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, जो मैं पढ़ता हूँ ना वही भेजता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये पढ़ने के लायक है और इसे भी पढ़ाना चाहिए। परमानंद ज्ञान की प्राप्ति, श्री 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 नितेश महाराज, महाराज। एक रूम में बैठ के मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा ना, सच्ची बोल रहा हूँ, हद से ज्यादा ना, श्री हद से श्री ज्यादा 108 इजी वे में तुम्हें पढ़ाऊंगा, ना, पता है। श्री 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 और 1008 परम छोड़ो पूज्य यार, इसे बोलने दो, महापूजनीय क्योंकि नितेश और कुमार सिंह जी। नितेश महाराज, सुनो मेरी बात, सुनो यार मेरी बात सुनो। तुम मैसेज कर रहे थे ना, पहले कुछ मैं तुम्हें गलत रिप्लाई कर सलत बोले, सकता मैं था, इसको म्यूट बट ये था करता ना, जो आकांक्ष, जो दीदी थी, मतलब योगिता दीदी, वो मुझे, क्योंकि म्यूट हो जा भाई। मुझे मेरा मन था आपसे बात करने का, मैंने तभी थोड़े थोड़े मैसेज करे, क्योंकि योगिता बार को मेरी बार बात देख रही भी थी, सुन अगर ले। वो कुछ मैंने चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 4 5 पंक्तियां ज्ञान की प्राप्त हुई होंगी। वापस आते हैं, अगली जो तीसरी मॉस्किटो है उसका नाम है फीमेल क्यूलिक्स। क्या लिख रहा हूं मैं, फीमेल क्यूलिक्स, ठीक है, LAX होता है क्यूलिक्स। तो फीमेल जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, तीसरा मच्छर सर ये एक चीज और बता दो। तो पूछे, एक तो नहीं सर ये बताऊंगा। आपने माइक्रोसेफेली और मैक्रोसेफेली जो बताया है, ये जीका वायरस के कारण ये दोनों होती है या सिर्फ माइक्रो वाली होती है? नहीं नहीं, ये जो माइक्रोसेफेली है ना, ये होती है बस। मैक्रोसेफेली मैम प्रोजेरिया वायरस से होती है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो फीमेल जो क्यूलिक्स है ये हो गया। ओके सर ई आएगा, CULEX। सर नमस्ते। नमस्ते, मुझे 5 मिनट या 10 मिनट बाद जब भी आपको बनाना ना होस्टिंग कर देना, मैंने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी सर क्लास 8 बजे है ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप करो आराम से। ठीक है सर, ओके।
क्यूलिक्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ। यार मैं तो सोच रहा था अभी है अपने पास टाइम, बट खत्म हो गया। चलो कोई नहीं। फीमेल क्यूलिक्स, तो क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है ना, जल्दी जल्दी करते हैं। ये इसकी वजह से होता है क्या बोलते हैं उसको, एलिफेंटियालिस, एन्सेफेलाइटिस, एलिफेंटियासिस, सॉरी, एलिफेंटियासिस, ठीक है। ये डिसीज होती है एलिफेंटाइसिस। हाँ, एलिफेंटियासिस या एलिफेंटाइसिस, कुछ भी कह लीजिए, एलिफेंटाइसिस, ठीक है। तो एन्सेफेलाइटिस नहीं होता? एन्सेफेलाइटिस, यस सर, वो डिफरेंस है, वो दूसरी चीज होगी मैम। एलिफेंटाइसिस ये फिलारिया की वजह इसको से बोलते हैं नहीं हाथी होता है पांव, वो एन्सेफेलाइटिस दूसरी चीज हो गई। सर। वो है एन्सेफेलाइटिस आपकी, जो है हाँ फिलारिया की वजह से नहीं होता है। हाँ, तो वो ये है ना, जो फिलेरिया है वो ये है, उसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस कह लीजिए, जिसको हाथी पांव बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में, ठीक है। दिस इज फाइलेरिया, सही है फाइलेरिया की, FILARIA, सही है मेरे ख्याल, फाइलेरिया। तो एलिफेंटाइसिस जो होता है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो पैर होते हैं या कुछ लोगों के हाथ होते हैं बहुत एकदम मोटे हो जाते हैं, कभी अगर आप देखना, नहीं तो आप एलिफेंटाइसिस जो है वो आप डाल के देख लेना, तो वो फाइलेरिया। और जो वो है ना एन्सेफेलाइटिस, वो दूसरी चीज होगी, दैट बिलोंग्स टू लिवर, है ना, वो चीज डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका ये, तो ये फीमेल क्यूलिक्स की वजह से होता है। इसको हिंदी में दूसरे में क्या बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, वो मैं बताता हूँ आपको, लिम्फेटिक फाइलेरिया भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है, ठीक है। मतलब आपके जो लिम्फ्स होते हैं ना, लिम्फ्स का मतलब समझ रहे हैं, आपके हाथ, आपके पैर, इनको लिम्फ्स बोला जाता है, ठीक है। तो लिम्फ्स में ये लिम्फ है, अलग चीज हो गई, वो लिम्ब होते हैं, LIMBS, लिम्फ्स, उसी से रिलेटेड ये लिम्फ है, तो लिम्फेटिक फाइलेरिया भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आपने सुना होगा कि एक ब्लड में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं लिम्फ, नाम सुना आपने? जब आपकी ब्लड में लिम्फ जो होता है वो खराब हो जाता है, खराब होने का मतलब समझ लीजिए कि वही समझ लो, खराब हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, तो उसकी बात हुई। तो लिम्फ की वजह से ये लिम्फेटिक फाइलेरिया आपको होगा, और फीमेल क्यूलिक्स उस लिम्फ को खराब करती है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, व्हाट इज लिम्फ, जानते हैं? जब ब्लड में से RBC को माइनस कर दिया जाता है, ब्लड माइनस RBC इज नोन एज लिम्फ, यानी कि लिम्फ इज व्हाइट फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, जैसे ब्लड है, बोन है ना, आपका कार्टिलेज है, लिगामेंट्स हैं, टेंडोन्स हैं, ठीक है, एरियोलर है, लिम्फ्स हैं, ये सारे के सारे आपके बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्ट करते हैं ये आपके ऑर्गन्स को, ठीक है। तो लिम्फ भी है, तो ब्लड माइनस RBC इज नोन एज लिम्फ, तो उस लिम्फ को खराब करता है ये, तो इसीलिए इसको लिम्फेटिक फाइलेरिया भी बोला जाता है, राइट। ये चीज आप ध्यान रखें। और बेसिकली बैक्टीरियल डिसीज होती है ये, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसकी वजह से ये होती है, बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूँ, WUCHERERIA, ठीक है। तो नाम है वुचेरेरिया, आगे है बैनक्रफ्टी, क्रॉफ्टी, सॉरी, CROF, पता नहीं A है या O है, को देख लेना, बैनक्रॉफ्टी ऐसे ही कुछ करके होता है, ठीक है। तो वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये बैक्टीरिया है, याद रखो, बैक्टीरिया से होता है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये डिसीज भी, ठीक है ना। तो ये क्या है, एलिफेंटाइसिस, इसको फाइलेरिया भी बोलते हो या फिर लिम्फेटिक फाइलेरिया बोलते हो, और जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है उस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। फीमेल क्यूलिक्स इसका कैरियर है। फीमेल क्यूलिक्स कौन है, ये मच्छर का नाम है, ठीक है। तो आपने 3 पढ़ लिए, एक फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एडीज इजिप्टी, और फीमेल क्यूलिक्स, राइट। बोलो। यस सर, यस सर। जी, और एक मैं आपको और पढ़ा रहा हूँ, एक फीवर होता है, उसको कहते हैं टाइफॉइड, ये भी फीवर है ना। तो टाइफॉइड फीवर में ये किसकी वजह से होता है पता है आपको? पानी की वजह से। जब आप कंटेमिनेटेड पानी वगैरह पीते हैं, है ना, खराब पानी वगैरह पीते हैं, तो आपको टाइफॉइड होने के पूरे चांसेस होते हैं। खाना वगैरह आपने खा लिया बेकार वाला, तो ये, तो इसका रीजन क्या है, बैक्टीरिया से होता है। टाइफॉइड किससे होता है? बैक्टीरिया का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन। सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, TYPH, नाम बड़े गंदे होते हैं।
हाँ, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की वजह से आपको टाइफाइड फीवर होता है, समझ में आ रहा है। और इसमें कौन सी आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट है जो डैमेज होता है? इंटेस्टाइन, वो भी कौन सी वाली? स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी डैमेज हो जाएगी और बेसिकली, अच्छा इसका एक दूसरा नाम भी है टाइफाइड फीवर को, एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, ENTERIC, ENTE। स्प्लीन इफेक्टेड नहीं होता इसमें टाइफाइड में? क्या चीज? स्प्लीन। स्प्लीन? जी सर। मैम मेन तो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, मेन तो इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर स्प्लीन में भी होता हो तो एक बार देखना पड़ेगा मैम, बट मेन जो ऑर्गन आपकी बॉडी का डैमेज होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, छोटी आंत होगी। और एंट्रिक फीवर भी बोलते हो आप टाइफाइड फीवर को, और बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और इसमें ठंड बहुत लगेगी, ठीक है भैया, आप ध्यान रखें। टाइफाइड में थोड़ी बहुत ठंड लगती है, जैसे मलेरिया है, मलेरिया में ठंड बहुत लगती है। कभी हुआ किसी को मलेरिया? नहीं, वो अच्छी बात है, बट मलेरिया में ठंड बहुत लगती है, ठीक है। ऐसा क्यों? मलेरिया में ठंड क्यों लगती है? कौन बताएगा? हेलो, चलो कोई नहीं। लगती है लगती है, लेकिन क्यों लगती है? अच्छा, कालाजार का नाम सुना है? कालाजार, अगला फीवर आपका कालाजार। बस आपके 5 मिनट और लूंगा, फिर क्लास को खत्म करेंगे। काला ज्वर है आपने टाइफाइड का क्या मैम? अदर नेम क्या बताया टाइफाइड का सर? अदर नेम एंट्रिक फीवर, ENTERIC, एंट्रिक फीवर, ये लिखा ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में, एंट्रिक फीवर। अच्छा, काला आजार नाम सुना होगा? ज्वर होता है सर। हाँ, काला आजार ये भी एक तरह का फीवर है। और ये आजार क्यों बोलते हैं? देखो, काला मतलब ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इसको दूसरे वर्ड्स में। आजार, आजार एक अफगानिस्तान का वर्ड है, ठीक है, और आजार का मतलब होता है बुखार अफगानिस्तान में, तो इसलिए काला आजार। तो ये अफगानिस्तान में मेन है, ये आप ध्यान रखिए, वहां पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ है, तो इसलिए इसका नाम ही रख दिया काला आजार, ठीक है। और अफगानिस्तान का वर्ड है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन करता है पता है? ये करती है सैंड फ्लाई, ये होता है सैंड फ्लाई की वजह से, रेत वाली मक्खी होती है सैंड फ्लाई, उसकी वजह से आपको काला आजार होता है। ओके, बोलो। और ये कैसी डिसीज होती है? बैक्टीरियल या फिर वायरल? बैक्टीरियल। ये होती है प्रोटोजोआ डिसीज, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ से होती है, याद रखिए, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा मलेरिया, मलेरिया और काला आजार दोनों प्रोटोजोआ से होते हैं, याद रखें आप, ठीक है। लेशमेनिया जोनोवनी प्रोटोजोआ का नाम है, ठीक है, प्रोटोजोआ है। लेशमेनिया जोनोवनी प्रोटोजोआ की वजह से कालाजार होता है। नेक्स्ट क्या? बस इतना ही है, बहुत है। ब्लड और स्किन को इफेक्ट करती है। क्या कह रहे हैं? स्किन और ब्लड को इफेक्ट करती है। हाँ, इसमें जो डैमेज होगी वो आपकी स्किन होगी, स्किन में आपके छेद हो जाएंगे, ठीक है। कालाजार में स्किन में छेद भी हो जाते हैं। चलिए, तो इतनी सब चीजें हैं, बाकी तो मच्छर लगभग आपके खत्म हो ही गए हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड करिए भाई क्लास। जी बोलिए। अब वो थोड़ा सा लिखना है। मैम स्क्रीनशॉट लीजिए किरण जी, और ग्रुप पे डालिए, ग्रुप पे लिखिएगा, बिकॉज क्लास 10th के बच्चों की क्लास है 8 से 9, ठीक है। अब आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, एंड है, आज का सेशन एंड है। अब आपकी फर्दर कोई क्लास नहीं, आराम से बढ़िया से मौज करिए, ठीक है। कल मिलेंगे रात में करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। इसको याद रखिएगा, एक था मच्छर। यू लो, थैंक यू सर। ओके, सर एक थी मच्छरी कर दो ना। एक था मच्छरी, हाँ एक थी मच्छरी सर नहीं। चलिए ठीक है, ओके, आप लोग लीव करिए, बिकॉज क्लास है सर की, तो सर को क्लास लेने दो आप सभी। ओके सर, थैंक यू। डाउट है क्या? पूछो जल्दी से, अगर है तो। सर नहीं है ना, ठीक है, अगर होगा तो अगली वाली क्लास में पूछ लीजिएगा, राइट। ओके, बाय बाय। सर रीजनिंग कब लोगे डाउट? इसके रीजनिंग के रीजनिंग के डाउट्स मैम जल्दी होंगे, अगले वाले मतलब वीक में आपको पेपर दिया जाएगा, वो पेपर आपको सॉल्व करना है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीएस का। सर वो टेस्ट कब तक होगा जो लेने की कह रहे हो आप?
मैम अभी 2-3 टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहे हैं, वो कंप्लीट कर लें दीजिए, फिर ले लेंगे। आप लोग सर पढ़ते टाइम रहिए दे ना। देना उसके बाद फिर भी। क्या सर टाइम दे देना उसके बाद फिर भी, टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद। अभी देखिए कम से कम 5 टॉपिक तो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। जैसे अभी आपको मुझे पासेस पढ़ाने हैं और भी है, चलिए बाद में बात करेंगे, अभी क्लास है ना। ठीक है, ओके बाय, लीव करिए सभी। दिलीप सर, सर आप होस्ट हैं।